क्वेश्चन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसो स्ट्रक्चरल। आइसो स्ट्रक्चरल के कंसेप्ट बहुत बार अपन रिवाइज कर चुके हैं कि साइड एटम सेम हो और लॉन पेयर जिसमें जीरो हो, मतलब लॉन पेयर बराबर हो, उनको बोलते हैं आइसो स्ट्रक्चरल। ठीक है, ये क्वेश्चन पहले भी अपन कर चुके हैं। आयोडीन के पास में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक नेगेटिव का एक्स्ट्रा आ गया तो इसमें हो गए 8 इलेक्ट्रॉन, तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन है सेंट्रल एटम के बीच में पास में। ठीक है, 8, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है। साइड एटम सेम है, सेम का मतलब है कि बराबर है और सिंगल बॉन्ड बनाने वाले हैं, तो ये आइसो स्ट्रक्चरल हो गए। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने थे? 2 थे, और इसमें कितने थे? 8 थे। इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है, नहीं होंगे, जब तक कि इलेक्ट्रॉन वाले मिले वही लगाओ। ठीक है, इसमें आयोडीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है। टेलोरियम ऑक्सीजन फैमिली का है तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो नहीं पॉसिबल है ये। पहले कम से कम वो तो लगाओ, और इलेक्ट्रॉन वाला आ जाए तो वही लगा लो सीधा। इस कंपाउंड का नाम बताना आपने को। ठीक है, इस कंपाउंड में एक एल्डिहाइड ग्रुप है और एक कीटोन ग्रुप है। एल्डिहाइड है और एक कीटोन ग्रुप है। अब आपको देखना है कि इन दोनों में से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। क्या पता करना है? मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है। तो मेन फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड, और कीटोन में एल्डिहाइड आगे आता है। ठीक है, ये ग्रुप का आपको प्रायोरिटी ऑर्डर कहाँ मिलेगा? ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर मिलेगा आपको 11th की एनसीईआरटी में, जो पहला ही पहला ऑर्गेनिक का चैप्टर है, उसमें ग्रुप का प्रायोरिटी ऑर्डर लिखा हुआ है। एसिड सबसे आगे आता है और एल्डिहाइड, कीटोन, और इसमें से एल्डिहाइड पहले आगे आता है। तो एल्डिहाइड का जब नाम लिखते हैं तो उसका नाम लिखते हैं एल्के नल, एल्के नल। और कीटोन का नाम लिखते हैं तो नाम लिखते हैं एल्के नॉन। ठीक है, तो ये एल्डिहाइड है, तो ये नॉन, एल्के नॉन, ये वाला तो नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि इसमें CHO एल्डिहाइड ग्रुप भी है, और आपका कौन है? और आपका कीटोन ग्रुप भी है, तो आपका एल्डिहाइड वाला ही होगा। ये एल, ये एल, ये एल, ये तीनों एल्डिहाइड है। ओके, अब अपना जब भी नाम लिखते हैं सबसे पहला काम होता है लॉन्गेस्ट चेन का सिलेक्शन करना, प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप को साथ में लेते हुए। तो ये लॉन्गेस्ट चेन हो जाएगी, इधर से होती हुई, इधर से होती हुई, ये वाली हो गई। कितने कार्बन है इसमें? एक कार्बन तो ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और 6 कार्बन। तो ये हेक्सेनल है। क्या है? हेक्सेनल, हेक्सेनल है सर। ठीक है, ठीक है। और इस ग्रुप को, अब ये ग्रुप है ना, वो मेन प्रिंसिपल तो नहीं है, तो ये हो गया सब्स्टिट्यूट। अब इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है कीटो। इसको नंबर 1 दूँ, इसको 2 दूँ, तो इसको 3 दूँ, तो ये 3 पे कीटो आ जाएगा, तो ये नाम भी नहीं हो सकता। 4 पे ऑक्सो बोल रहा है, ये भी नहीं हो सकता। मिथाइल कितने पे लगा है? 2 नंबर पे मिथाइल लगा है, 3 कीटो 2 मिथाइल। ठीक है, डबल बॉन्ड कहाँ पे है? डबल बॉन्ड है 4 पे, 4 के बाद डबल बॉन्ड है तो 4 पे काउंट होगा, तो 4 इन, 4 पे इन, इनका मतलब है डबल बॉन्ड। बस ग्रुप की पोजीशन ही तो दिखानी थी, 3 पे कीटो पे थी। पहला काम तो ये था कि एल्डिहाइड और कीटोन में से मेन ग्रुप कौन है? एल्डिहाइड है। बाद में उन सब की आपको नहीं पता हो इसको कीटो बोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऑप्शन में लिखा हुआ था, ऑप्शन से देख लो, कोई बड़ी बात नहीं है रटना। ठीक है, लेकिन इतना तो पता होना चाहिए ना एल्डिहाइड है या कीटोन है। एनसीईआरटी में एक सीक्वेंस दिया, वो याद करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्टेटमेंट दिए हैं, उसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट अपने को ढूंढ के निकालना है। हाइजेनबर्ग की अनसर्टेनिटी का प्रिंसिपल होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है। एक तो अपने एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है डेल्टा P इंटू डेल्टा V, डेल्टा P इंटू डेल्टा X, ये H/4 पाई के बड़ा होता है। ठीक है, फिर इसको एनर्जी से, इसको एनर्जी के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आउट ऑफ एनसीईआरटी चला जाता है, फिर डेल्टा E इंटू डेल्टा T एक ग्रेटर देन और 4 पाई, यही है। ठीक है, तो ये 2 फॉर्म होते हैं इसके। एक और फॉर्म होती है फाई के फॉर्म में, फाई और ओमेगा के फॉर्म में। ठीक है, वो अपने काम की नहीं है, तो ये प्रिंसिपल है, ये स्टेटमेंट सही है। बोलता हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल हैव ग्रेटर स्टेबिलिटी। हाँ, हाफ फिल्ड होता है ना, इसको नाइट्रोजन का जैसे होता है हाफ फिल्ड, और फुल्ली फिल्ड जैसे D5 और D10 अपन पढ़ते भी है डी ब्लॉक में, ये स्टेबल ज़्यादा होते हैं। सही बात है, क्योंकि सिमेट्रिकल है और मोर बैलेंस है, ये भी स्टेटमेंट सही है। अगला स्टेटमेंट दिया है कि 2s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल के हाइड्रोजन में, अगला क्या बोला है अपने को? 2s की और
एनर्जी इज लेस देन 2s की लेस देन होगी किससे, 2p से, किसमें, हाइड्रोजन में, जबकि ऐसा होता नहीं है। ऐसा दूसरे एलिमेंट के केस में तो हो सकता है। दूसरा एलिमेंट जब भी आएगा हमेशा अपन n+l रूल लगाते हैं, जिसका n+l ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। लेकिन हाइड्रोजन के केस में एनसीईआरटी लिखती है n की वैल्यू पे ही डिपेंड करती है ओनली। हाइड्रोजन में डिपेंड एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, सिर्फ n पर डिपेंड करती है। ठीक है, n ज़्यादा तो एनर्जी ज़्यादा, n+l ज़्यादा बरा एल से कोई लेना देना नहीं है, n बराबर है तो एनर्जी बराबर, और 2s और 2p की एनर्जी बराबर है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो ये स्टेटमेंट गलत है, और जो गलत स्टेटमेंट है वही अपना आंसर है। और दे ब्रोगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये होता ही है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। अगले में फिर से इनकरेक्ट स्टेटमेंट अपने को ढूंढ के निकालना है। पहला बोलता है डेंसिटी डिक्रीजेज इन केस ऑफ शॉर्ट की डिफेक्ट। दो डिफेक्ट होते हैं, एक फ्रेंकल होता है, एक होता है शॉर्ट की डिफेक्ट। एक फ्रेंकल में क्या होता है कि पार्टिकल जो होता है ना यहाँ से उठ करके वापस यहीं बैठ जाता है, ये फ्रेंकल में। और शॉर्ट की में क्या होता है, पार्टिकल बाहर निकल जाता है। जब पार्टिकल बाहर निकल जाएगा तो वॉल्यूम तो उतना का उतना रहेगा, लेकिन मास कम हो जाएगा। और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो हो गया कम, वॉल्यूम उतना का उतना है, मास कम हो गया तो डेंसिटी भी कम हो जाएगा। तो ये बात तो सही है। मैं तो ऐसे याद रखता था कि ये एक फ्रेंकल यानी कि अंकल है, फ्रेंकल मतलब अंकल है। अंकल अगर क्रिकेट खेलते हैं तो अंकल में इतना दम नहीं है, ठीक है, तो उनका जो बॉल है ना अंदर ही रह जाता है, बाउंड्री के अंदर ही रह जाता है। लेकिन छुटंकी एक बच्चे का नाम है, ठीक है, तो वो जब शॉट खेलता है तो उसका सीधा का सीधा बॉल बाहर चला जाता है। बाहर चला गया तो मास कम हो गया, वॉल्यूम वो का वो, वॉल्यूम तो अभी भी इस बोर्ड का वही है ना, मतलब कि सॉलिड का वही है। और डेंसिटी कम होगी तो डेंसिटी कम हो गया, तो डेंसिटी इसमें कम हो जाएगा। ये स्टेटमेंट तो सही है। NaCl इज इंसुलेटर, सिलिकॉन इज सेमीकंडक्टर। इंसुलेटर है, सॉलिड में इंसुलेटर होता है, अगर इसको पानी में भिगोते हैं तब ये आयनन टूटता है और काम करता है, तो ये तो सही बात है। इंसुलेटर है, सिलिकॉन सेमीकंडक्टर है, और सिल्वर कंडक्टर है, और क्वार्ट्ज पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है। ये बात भी सही है, एनसीईआरटी की लाइन है। फ्रेंकल डिफेक्ट इज फेवरेबल इज आयनिक कंपाउंड्स विच इज साइज कैटायन एंड आयनाइन ऑलमोस्ट इक्वल। ये है ना, अब फ्रेंकल में क्या होता है, एक होता है फ्रेंकल और एक होता है शॉर्ट की। पहला डिफरेंस क्या था, एटम अंदर ही रहेगा। इसमें क्या था, एटम अंदर ही रहता है, बाहर छोड़ के नहीं जाता। और इसमें क्या था, एटम या मॉलिक्यूल जो है बाहर चला जाएगा, बाहर जाएगा। दूसरी बात है कि जो फ्रेंकल डिफेक्ट है ना वो मिलता है टेट्राहेड्रल वर्ड्स में, और ये मिलता है ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। अब आपको पता है टेट्राहेड्रल वर्ड और ऑक्टाहेड्रल वर्ड का रेडियस रेशियो। जब आप बात करते हो फ्रेंकल की, तो फ्रेंकल में क्या होता है, कैटायन और एनायन बराबर नहीं होते हैं, ये बोल रहा है ऑलमोस्ट इक्वल होते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, जो गलत है वही अपना आंसर है। ठीक है, मतलब कि आपको शॉर्ट की और फ्रेंकल में एनसीईआरटी में दिया हुआ है अच्छे से, वो डिफरेंस याद करने पड़ेंगे। ओके, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। बोलता है बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। 120 बॉन्ड एंगल sp अगर एबिडेशन होता है तो 180 होता है, और sp2 एबिडेशन होता है तो 120 बॉन्ड एंगल होता है, और sp3 होता है तो 109 डिग्री 28 मिनट होता है। ठीक है, ये होता है CLF। अब इन सब की हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे तो इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकल के आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अपने को मतलब इस टाइप का क्वेश्चन आता रहता है, अच्छा सा क्वेश्चन है, तो इसको अपन सॉल्व करते हैं। ये सारे हो चुके हैं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अपन। बोलता है क्लोरोजेलिनॉल और टर्पिनॉल, क्लोरोजेलिनॉल और टर्पिनॉल मिला करके बनाते हैं डिटॉल। ये एंटीसेप्टिक वाले चैप्टर में दिया हुआ है। डिटॉल के क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, क्लोरोजेलिनॉल और टर्पिनॉल, यहाँ कहीं लिखा होगा देखिए, डिटॉल, क्लोरोजेलिनॉल एंड टर्पिनॉल। और डिटॉल किस में आता है, एंटीसेप्टिक में आता है। एंटीसेप्टिक हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है अपने पास में निकल के, वो है, बोलता है सिग्मा बॉन्डेड कौन सा ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स है।
तो ये एनसीईआरटी में दिखा हुआ है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो फॉर्मेशन करता है, इसमें देखोगे आप तो इसमें सारे के सारे बॉन्ड सिग्मा होते हैं और बोलता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और ये है आपका ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड, ठीक है। और आपको पता है हाइड्रोकार्बन में सारे के सारे बॉन्ड कैसे होते हैं, सिग्मा बॉन्ड होते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ कोई डबल बॉन्ड है नहीं, तो ये सिग्मा बॉन्डेड ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड होगा। हालांकि इसको डिटेल में अपन लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ते हैं उसमें इसके टाइप में, ठीक है। ओके, उसके बाद अपन आते हैं ये हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। एक ये क्वेश्चन छूट गया, इसको भी कर लेते हैं। पेन चेंज करना था, मेरा पेंसिल डिस्चार्ज था इसलिए छोड़ दिया था मैंने बीच में। चलिए अब करते हैं इसको। इसके लिए एक इक्वेशन होती है डेल्टा जी डेल्टा एस और टी वाली रिलेशन वाली। डेल्टा जी इक्वस टू डेल्टा एच माइनस डेल्टा एस इंटू टी, ऐसी होती है। मैं इसको याद रखता हूँ जी एच और इसको एस को तो ऐसे ही रख देना, तो डेल्टा को ओ रख दो, ओ बोल दो, एस टी घोस्ट यानी भूत, भूत वाली इक्वेशन, ठीक है। तो अपने को क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ से अपने को टी कैलकुलेट करना है। पहली बात तो डेल्टा जी अपने को दिया है, मतलब इसने बोला है कि टेम्परेचर कैलकुलेट करना है। जब भी टेम्परेचर कैलकुलेट करे बोले डेल्टा जी को 0 रख दो, ठीक है। तो डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी 35.5 और किलो का मतलब 1000 माइनस एस कितना दिया है, एस दिया है 83.6 और टी, और यहाँ से टी कैलकुलेट करोगे आप तो टी की वैल्यू निकल करके आएगी, आसान है कैलकुलेट करना, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो 425 आ जाएगा, ठीक है, केल्विन में। अब आपको पता करना है ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, ठीक है। इस द रिएक्शन इज, तो अपना ये आ गया फॉर, ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो अपना हो जाएगा क्या चीज़, टेम्परेचर इससे कम जो दिया, मतलब जो टेम्परेचर होगा ना वो इस टेम्परेचर से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। अब कैसे, ठीक है, हो जाएगा ये वाला तो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में अगला है इंट्रा हेलोजेनिक कंपाउंड्स, ये पी ब्लॉक में दिया हुआ है और अपन इसको जब पढ़ते हैं तो पढ़ते हैं अपन लोग केमिकल बॉन्डिंग में। इंट्रा हेलोजन का मतलब दोनों हेलोजन है, जैसे ClF3 होता है, ठीक है, ClF3 होता है तो ClF3 जैसा तो ये मॉलिक्यूल हो गया। और ClF3 कैसा होता है, टी शेप होता है। आपको ClF3 का स्ट्रक्चर मैंने पहले भी जब क्वेश्चन किए थे तब रटाया था, ClF3 टी शेप होता है, तो ये तो हो गया टी शेप। बी का तो फर्स्ट हो जाएगा, बी का फर्स्ट एक ही ऑप्शन में, हालांकि आंसर आ चुका अपना, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ ICl जैसे, मतलब ये एक्स दो हेलोजन, ये भी हेलोजन ये भी हेलोजन, ये एक्स और ये एक्स डैश, तो ये तो दो है, जब होंगे तो वो लीनियर ही होंगे, तो ए का थर्ड, तो ऐसे भी आप कंपेयर करके निकाल सकते थे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है अपने पास में। अगले क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, ये KSP का क्वेश्चन है। KSP का क्वेश्चन अपन अच्छे से करते हैं। Ag2C2O4 दिया हुआ है, इसको ब्रेक करते हैं पहले, तो क्या मिलेगा 2Ag प्लस मिलेगा प्लस C2O4 ऑक्सिलेट के 2 माइनस मिलेगा, ठीक है। उसके बाद बोला है सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज इतना, ये क्या सॉल्युबिलिटी दी हुई है इसकी, और KSP इसका पूछ रहा है, तो ये दिया हुआ अपने को, तो KSP कितना हो जाएगा, Ag का कंसेंट्रेशन और उसका स्क्वायर होगा, और साथ में C2O4 माइनस 2 की कंसेंट्रेशन, जो भी होता है उसकी कंसेंट्रेशन, और आगे जो भी आता है उसको उसकी पावर में लगा लेते हैं, ठीक है। तो अपने को जो दिया है ना वो Ag की कंसेंट्रेशन दी हुई है, ठीक है, Ag की कंसेंट्रेशन, ओके। और Ag की कंसेंट्रेशन यानी कि
इस कंपाउंड में Ag की कंसेंट्रेशन दी हुई है अपने को, तो 2Ag प्लस दिया हुआ है, ठीक है। अपन Ksp को तो वही फॉर्मूला वाला रखेंगे तो आसान रहेगा अपने पास में। 2Ag प्लस अपने को दिया है कितना, 2.2 इंटू 10⁻⁴, ठीक है। उसके बाद में Ag प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी हो जाएगी, 2.2 इंटू 10⁻⁴, और Ag प्लस की कंसेंट्रेशन को आप क्या, इसको क्या बोलोगे, S के बराबर बोल रहे थे आप, 2S के बराबर, क्योंकि इसको तोड़ोगे, इसको 2S बोलोगे, इसको S बोलोगे, तो Ksp क्या हो जाएगा, 2S का स्क्वायर इंटू S, तो Ksp क्या हो गया, 4S³। अब ये S आ गया आपके पास में, तो 4S का वैल्यू 2.2 इंटू 10⁻⁴, इसका क्यूब कर दोगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे आप लोग, ओके। अगला क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कराने लायक है। बोलता है एक रिएक्शन दी हुई है, जिंक से जिंक सल्फेट बनता है और इसकी कंसेंट्रेशन 0.01 दी हुई है, और कॉपर सल्फेट से कॉपर बनता है, इसकी कंसेंट्रेशन दी है 1 मोल, ठीक है। और इसका जो E1 है, कोई दिक्कत, चलो अब इसका इक्वेशन लिखेंगे, नेक्स्ट इक्वेशन, तो E=E1 बोल देते हैं ना, E0 माइनस 0 पॉइंट, मेरा पेंसिल चलना बंद हो गया है, 1 मिनट रुकिए, डिस्चार्ज हो चुका है वो। चलिए पहले अपन इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, तब तक वो तो हल्का सा चार्ज हो जाएगा। तो अपने को क्या दिया है कि जिंक सल्फेट की कंसेंट्रेशन दी हुई है, जिंक, अब आप ये देखेंगे ना कि जिंक सल्फ, यहाँ पर एन फैक्टर निकालना जरूरी होता है, तो एन फैक्टर में जिंक के ऊपर में कितना इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, जिंक से जिंक सल्फेट में जा रहा, तो जिंक में ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, जिंक सल्फेट में जिंक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2, तो +2 से 0 में जा रहा है, तो कितने का चेंज हुआ, 2 का चेंज हुआ, कितने एटम है, एक ही एटम है, तो 2 × 1 2, एन का वैल्यू यहाँ 2 हो गया। कॉपर में देखोगे तो वही वापस चेंज है, कॉपर सल्फेट, कॉपर +2 से 0 में जा रहा है, तो यहाँ पर भी एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, दोनों केस में एन की वैल्यू 2 हो जाएगी, कोई दिक्कत। अब अपन इसकी रिएक्शन लिखते हैं इस सेल की, ठीक है। तो E=E0 माइनस 0.06 अपॉन एन फैक्टर लॉग ऑफ, अब इसमें क्या होता है, अगर ये वाली रिएक्शन दी, इसको बोलते हैं सेल रिएक्शन, तो इसमें क्या लिखते हैं, जो पहले आता है ना उसको पहले लिखते हैं और बाद में जो आता है उसको बाद में लिखते हैं, अगर सेल रिएक्शन दी है तो, ठीक है। तो E1 कितना हो जाएगा, E0 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ, पहले कौन आया है, जिंक आया, कितनी कंसेंट्रेशन दी है, 0.01 अपॉन, बाद में कौन आया है, कॉपर, कितनी कंसेंट्रेशन दी है, 1। इसको अगर आप हल्का सा सॉल्व भी करोगे तो ये कितना हो जाएगा, जितना है E1 = E0 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 1/100, कोई दिक्कत नहीं है, इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद बोल देता है जिंक और कॉपर की कंसेंट्रेशन को अगर आप आपस में एक्सचेंज कर दें तो E2 जाता है, मतलब अब क्या हो गया, जिंक से जिंक सल्फेट बना और कॉपर सल्फेट से कॉपर बना, अब इसकी कंसेंट्रेशन तो है 1 मोलर और इसकी है 0.01, तो अब इस कंडीशन में E2 बन जाता है, तो E2 = कितना हो जाएगा, E0 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग ऑफ, अब पहले आएगा वो पहले ही लिखा जाएगा, लेकिन कंसेंट्रेशन तो उल्टी हो गई ना, पहले अब आ जाएगा 1 जिंक की कंसेंट्रेशन और 0.01, तो ये कितना आ जाएगा, E2 आ जाएगा E0 माइनस 0.03 लॉग ऑफ 100। अब इन दोनों में से बड़ा कौन है आप ये बता दो, तो सीधी सी बात है E1 बड़ा है, ये वाला, क्यों बड़ा है, क्योंकि log 1/100 की वैल्यू, अब log 100 की और 1/100 की वैल्यू रख ही देते हैं अपन, ठीक है, ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो E1 = कितना आ जाएगा, E0, इस log 100 को लिख सकते हैं अपन लोग log 1 माइनस log 100, क्यों नहीं लिख सकते log m/n को, log m माइनस log n, हो गया। अब log 1 की वैल्यू होती है 0,
ठीक है। और log 100 की वैल्यू होती है कितनी, 2। तो ये कितना हो जाएगा, ई नॉट प्लस 0.0203 इंटू 2। इसको सॉल्व करते हैं। ये तो log 100 है सिंपल, तो log 100 कितना होगा, 2। तो E2 कितना हो जाएगा, E2 हो जाएगा ई नॉट माइनस 0.03 इंटू 2। तो ये तो E1 में तो जुड़ रहा था, ई नॉट के अंदर में कुछ ऐड हो रहा था, और इसमें कुछ माइनस हो रहा है, तो जिसमें माइनस हो रहा है वो छोटा होगा, तो E1 बड़ा होगा, E2 छोटा होगा। क्वेश्चन आसान था लेकिन कैलकुलेटिव था, E1 बड़ा होगा।